Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss Entamoeba histolytica. चूँकि हमने पैरासाइटोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है और ये पैरासाइटोलॉजी की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है. आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Entamoeba histolytica के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि where does it belong to या what is the classification of Entamoeba histolytica. As we know that कि Entamoeba histolytica जो है it is a protozoan. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन पैरासाइट्स जो है so they can be divided into protozoan and metazoan. So they are protozoan and protozoan are unicellular organisms. Among protozoan they belong to class Rhizopod और Rhizopod में the genus is amoeba, class amoeba, sorry, phylum Rhizopod, I'm really sorry, phylum Rhizopod and class amoeba. Class amoeba में जो important pathogen है तो that is Entamoeba histolytica. अच्छा, as I told you कि parasite ऑब्वियसली वी ऑल नो कि पैरासाइट को एक होस्ट की ज़रूरत होती है और पैरासाइट्स जो है वो एक क्लोज कांटेक्ट में होस्ट के साथ रहता है और अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और शेल्टर जो है वो होस्ट से हासिल करता है. सो द होस्ट ऑफ Entamoeba histolytica इज़ होमो सेपियन और ह्यूमन बीइंग. अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि देयर आर सर्टेन अदर पैरासाइट्स विच नीड टू होस्ट और मोर देन टू होस्ट for the completion of its life cycle. लेकिन Entamoeba histolytica जो है it complete its life cycle into one host which is human being. अब हम आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन कि Entamoeba histolytica जो है ये किस तरह ट्रांसमिट होता है from infected host to non-infected host. So that mode of transmission of Entamoeba histolytica is fecal oral route. Fecal oral route से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स ट्रांसमिट होते हैं. तो फीकल ओरल रूट से जितने भी ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीकली कंटामिनेटेड वाटर और फीकली कंटामिनेटेड फूड. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक पानी वाटर सोर्स है जहाँ से लोग वाटर पीते हैं तो इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड विद द फीसिस ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई होस्ट है और वो Entamoeba histolytica के साथ इन्फेक्टेड है तो उसके फीसिस के साथ अगर कोई वाटर सोर्स इन्फेक्टेड होता है और वो वाटर आप पीते हैं, यूज़ करते हैं तो दूसरा होस्ट जो नॉन इन्फेक्टेड है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है. इसी तरह फूड है, अगर फूड जो है वो फीकली कंटामिनेटेड हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फेक्टेड होस्ट है और वो स्टूल पास करता है, डिफिकेशन के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करता और उन्हीं हैंड के साथ वो फूड टच करता है तो वो कंटामिनेट हो जाता है. और जब आप कंटामिनेटेड फूड यूटिलाइज़ करते हैं, इंजस्ट करते हैं तो देयर आर वेरी चांसेस टू बिकम इन्फेक्टेड विद Entamoeba histolytica अगर वो होस्ट Entamoeba histolytica के साथ इन्फेक्टेड है. तो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ फीकल ओरल रूट, यानी कि Entamoeba histolytica is transmitted from infected host to non-infected host through fecal oral route. अब जितने भी प्रोटोजोन है आगे भी हम पढ़ेंगे तो प्रोटोजोन्स जो है the life stages has the life of protozoan has two stages. One is cyst and the other is trophozoite. यानी कि जो प्रोटोजोन है, जितने भी प्रोटोजोन है वो अपना लाइफ साइकिल इन दो स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं, या तो वो ट्रोफोजाइट की शक्ल में होते हैं या प्रोटोजोन की शक्ल में. जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे इंसेक्ट्स हैं या वो दूसरे वॉर्म्स हैं तो वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से पास होते हैं. या एज मैं आपको ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दे दूं कि पहले वो इन्फेंट होता है, फिर चिल्ड्रन होता है, फिर उसके बाद वो एडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज, यंग एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है. तो इसी तरह हर लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. तो जो प्रोटोजोन है तो प्रोटोजोन के टू स्टेजेस होते हैं, या वो सिस्ट के फॉर्म में होते हैं या वो ट्रोफोजाइट्स के फॉर्म में होते हैं. अब जो ट्रोफोजाइट है
तो ट्रोफोजाइट्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज, यानी कि ट्रोफोजाइट स्टेज में वो पूरी मेटाबॉलिज्म भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। इंटरमीबा हिस्टोलिटिका जो है या दूसरे प्रोटोजोन जो हैं, जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर वो ट्रोफोजाइट के फॉर्म में होते हैं। सिस्ट जो है, सिस्ट एक्चुअली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडी है, ठीक है। ट्रोफोजाइट जो है वो सिस्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब ट्रोफोजाइट्स पे अनफेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड आता है, एक्सट्रीम हॉट आता है, या एक्सट्रीम पीएच यानी कि बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई पीएच है, या न्यूट्रिशन नहीं है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन है, तो देन ट्रोफोजाइट जो है इट कन्वर्ट इनटू cyst, इसको इंसिस्टेशन कहते हैं। when trophozoite convert into cyst, that process is known as incystation। और जब cyst जो है वो फेवरेबल कंडीशन आती है तो cyst दोबारा ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होता है, that process is known as excistation। तो excistation and incystation are two processes जब cyst ट्रोफोजाइट और ट्रोफोजाइट cyst में कन्वर्ट होता है। तो cyst मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडी है और सिस्ट जो है वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को रेजिस्ट करता है, इट कैन रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। सो देयरफॉर फॉर टू सेव इटसेल्फ, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजाइट और द ट्रोफोजाइट ऑफ अदर प्रोटोजोन insist into cyst, या they converted या differentiated into cyst in order to resist the unfavorable environment। अच्छा, अब इन्फेक्टिव स्टेज इज मैच्योर सिस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इंटरमीबा हिस्टोलिटिका है या दूसरे प्रोटोजोन जो है, तो या दूसरे पैरासाइट्स जो हैं, इनका एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है। एज आई टोल्ड यू कि दे कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू नॉन इन्फेक्टिव होस्ट। तो ये जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो कौन सा स्टेज ऐसा है जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, तो दैट इज सिस्ट। सिस्ट जो है, और सिस्ट भी कौन सा, मैच्योर सिस्ट, क्योंकि इमेच्योर सिस्ट इतना हार्ड नहीं होता। तो मैच्योर सिस्ट जो है इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम इन्फेक्शियस होस्ट टू नॉन इन्फेक्शियस होस्ट, इसलिए इस स्टेज को इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। क्योंकि ट्रोफोजाइट जो है, अगर ट्रोफोजाइट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र भी हो जाए और आप उसको कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के साथ इंजेस्ट भी कर ले, तो स्टमक का पीएच इतना लो होता है कि ट्रोफोजाइट उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, ट्रोफोजाइट वहाँ किल हो जाता है। तो इसलिए वो दूसरा जो होस्ट है उसको इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए ट्रोफोजाइट जो है इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव स्टेज। ट्रोफोजाइट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो जब इंजेस्ट होता है कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ, तो वो किल हो जाता है स्टमक में। जबकि सिस्ट जो है, मैच्योर सिस्ट, तो व्हेन मैच्योर सिस्ट गेट ट्रांसफ़र या गेट इंजेस्टेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो इट कैन रेजिस्ट द पीएच स्टमक। वो पीएच स्टमक से पास होके इंटेस्टाइन्स पहुंचता है और इंटेस्टाइन में उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो इसलिए वो सिस्ट फिर ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ट्रोफोजाइट वहाँ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करके अपना नंबर इंक्रीज़ करता है, तो उस नॉन इन्फेक्टिव होस्ट को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो सिस्ट है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, बिकॉज इट कैन ट्रांसफ़र इन्फेक्शन फ्रॉम नॉन इन्फेक्टिव होस्ट टू इन्फेक्टिव होस्ट, फ्रॉम इन्फेक्टिव होस्ट टू नॉन इन्फेक्टिव होस्ट। अच्छा, लोकलाइजेशन जो है, यानी कि व्हेन जो ट्रोफोजाइट, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजाइट जो है, तो वो कहाँ लोकलाइज होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में लोकलाइज होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी को, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका की। आई एम सॉरी। तो इंटरमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये दो टाइप के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी लोकलाइजेशन आर लोकेशन इनटू द होस्ट। एक तो इंटेस्टिनल एमीबायासिस है, यानी कि इट कॉज इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन। दूसरे टाइप का इन्फेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबायासिस है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे इंटरमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजाइट है वो इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र हो जाता है लिवर में, ब्रेन में, स्किन में, स्प्लीन में, लंग्स में, तो वहाँ भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए हम उस इन्फेक्शंस को हम फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबायासिस कहते हैं, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से बाहर होते हैं। तो इंटेस्टिनल एमीबायासिस में दो कंडीशंस होती है, एक एमीबिक डाइसेंट्री होती है और एक
कोलाइटस भी होता है, यानी कि उसमें डायसेंट्री नहीं होती। बहरहाल द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज़ एमेबिक डायसेंट्री। इसमें होता क्या है कि जो ट्रोफोजाइट ऑफ इंटामीबा हिस्टोलिटिका है, तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट लिटिक इंजाइम्स, जिसमें वो इंटेस्टाइन्स के जो वो सेल्स हैं उसको किल करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्सर ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसके साथ साथ ये तो पैथोजेनेसिटी है, लेकिन जो इसकी प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि हर पैथोजेनेसिटी की पैथोजन जो है वो इनसाइड द होस्ट को डैमेज करता है, उस डैमेज को हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। लेकिन जो वो डैमेज जो है, उस डैमेज की वजह से पेशेंट को कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो क्लिनिकली पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स होंगे, तो उसको एक्यूट या क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है, और उसके स्टूल में इट कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। म्यूकस आप सारे लोग जानते होंगे, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो स्टूल में ब्लड और म्यूकस भी आ सकता है, और एक्यूट और क्रोनिक डायरिया दोनों हो सकते हैं। अच्छा, देयर आर सर्टेन कंडीशन विच रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। कभी कभी इस तरह होता है कि इंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन पेशेंट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। उसके कुछ रीजंस है। पहला रीज़न उसका ये है कि कुछ स्ट्रेन इंटामीबा हिस्टोलिटिका के ऐसे हैं कि उनकी पैथोजेनेसिटी, उसकी वेरुलेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज या वो डैमेज कर ही नहीं सकते, तो इसलिए वो इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक रहता है। या कभी कभी इस तरह होता है कि जो इंटामीबा हिस्टोलिटिका के नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा कम होते हैं कि वो डैमेज नहीं कॉज कर सकते। तो इसी तरह या तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में होस्ट कैन एक्ट एज अ कैरियर, यानी कि वो दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है, बट खुद अब जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। और या सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस में एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया होगा, और ऑफ कोर्स स्टूल विल कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। अच्छा, जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस है, तो वो डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस कहाँ होता है। अगर लिवर में है तो फिर हेपेटिक सिम्टम्स आएंगे, अगर लंग्स में है तो फिर पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, यानी कि कफ होगा, प्लूरल चेस्ट पेन होगा, इस तरह के। अगर ब्रेन है तो फिर ब्रेन के रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस। सो एब्सेस ऑफ लिवर, लंग्स, ब्रेन, स्किन जो है, इन जगहों पे एब्सेस कॉज कर सकता है इंटामीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, इंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो, क्योंकि इट हैज़ अ पावर ऑफ पेनिट्रेशन, चूँकि ये अल्सर कॉज करता है, तो अल्सर कॉज करते करते कभी कभी ये फिर ब्लड में दाखिल हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि इंटेस्टाइन से एक पोर्टल वेन जाता है लिवर की तरफ, तो फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो है लिवर में जाता है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस है वो लिवर एब्सेस होता है। लेकिन कभी कभी ये लिवर से ऊपर ब्रेन में, लंग्स में, दूसरे विजरास में भी जा सकता है, यानी कि दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है, और इट कैन कॉज एब्सेस इन द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज वेल। अच्छा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस इफ इट इज़ इन द केस ऑफ इंटेस्टिनल एमेबियासिस, तो वी यूजुअली रिलाई ऑन फ्रेश स्टूल विच आर एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप थ्रू वेट प्रेपरेशन और आयोडीन प्रेपरेशन। आपने स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन में ये पढ़ा होगा कि हम वेट प्रेपरेशन किस तरह बनाते हैं और आयोडीन प्रेपरेशन किस तरह बनाते हैं। या करिस्पॉन्डिंग मटेरियल इन केस ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल लिवर है तो फिर लिवर बायोप्सी, या लंग में है तो लंग्स बायोप्सी हम लोग लेते हैं, और फिर बायोप्सी में हम लोग फिर ट्रोफोजाइट या जो है सिस्ट जो है उसको फिर हम वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आजकल पीसीआर भी होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी होती है। देयर आर सर्टेन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन स्टूल में एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी होता है, और कुछ केसेस में एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस में एंटीबॉडी डिटेक्शन भी होती है ब्लड में। लेकिन चूंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा जो एरिया है, तो यहाँ पे ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और यूजुअली रिलाई किया जाता है स्टूल एग्जामिनेशन पे। और हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमनली होता है तो इंटेस्टिनल एमेबियासिस के केसेस ज़्यादा आते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियासिस में फिर हम रेडियोलॉजी या बायोप्सी से हेल्प लेते हैं। तो इसलिए मैंने वो बाकी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, एंटीजन है, एंटीबॉडी डिटेक्शन है, वो चीज़ें यहाँ ऐड नहीं की।
अच्छा, ये एक लाइफ साइकिल का स्केच है, थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज विच इज़ सिस्ट। जब हम सिस्ट इंजेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इंटर्स थ्रू माउथ थ्रू कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स, फ्लाई और थ्रू यूजिंग ह्यूमन स्टूल एज अ फर्टिलाइज़र। इसका मतलब ये है कि जो फ्लाइज है या कॉकरोचेज़ है तो वो भी एज अ मैकेनिकल वेक्टर अपने पैरों के साथ जो है सिस्ट कैरी कर सकते हैं और फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। और या कुछ जगहों पे ह्यूमन स्टूल एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो अगर इन्फेक्टेड होस्ट का स्टूल यूज़ होता है तो वहाँ पे भी फिर जो सब्जियाँ हैं या जो भी चीज़ आप उगा रहे हैं क्रॉप, तो वो कंटामिनेटेड हो सकती है सिस्ट के साथ। अच्छा, टू लार्ज इंटेस्टाइन ल्यूमेन एंड चेंज इनटू ट्रोफोजाइट। एज आई टोल्ड यू कि लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचते हैं, वहाँ ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होते हैं और ट्रोफोजाइट इज़ अ पैथोजेनिक स्टेज बिकॉज इट कॉज डैमेज टू द होस्ट। अच्छा, इट प्रोड्यूस लेटिक इंजाइम्स और लेटिक इंजाइम्स जो है कैपेबल ऑफ डूइंग लेसेस एंड प्रोड्यूस अल्सर एज आई टोल्ड यू। अच्छा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के केस में ये बड़ा मशहूर है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का अल्सर होता है तो फ्लास्क शेप अल्सर होता है, यानी कि इसका बॉटम ज़्यादा होता है और माउथ की ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस तरह फ्लास्क बनाता है। तो इसलिए अगर आप गूगल पे या बुक पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये मिलेगा कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका रिजल्ट्स इन अ ग्लास शेप फ्लास्क शेप अल्सर। तो आप कंफ्यूज ना हो, फ्लास्क शेप का अल्सर जो है इट इज़ बिकॉज द शेप ऑफ द अल्सर, इसको फ्लास्क शेप अल्सर कहा जाता है। So can do erosion, or as I told you कि it can do erosion through blood vein to liver and other organ, in which case it can result into extra intestinal amoebiasis। अब हम आते हैं ट्रोफोजाइट और सिस्ट। यहाँ पे ट्रोफोजाइट को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो तो सिस्ट है क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसी तरह हर पैरासाइट का एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है और एक उसका डायग्नोस्टिक स्टेज होता है। यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल इंटेस्टिनल एमीबियासिस है तो जब हम फ्रेश स्टूल में देखेंगे तो हम कौन सा स्टेज देखेंगे, कौन सा स्टेज जो है वो डायग्नोस्टिक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रोफोजाइट और सिस्ट जो है तो दोनों जो है वो स्टूल में आ सकते हैं और दोनों डायग्नोस्टिक स्टेज है। अगर आपको ट्रोफोजाइट स्टूल में नज़र आता है अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये भी डायग्नोस्टिक स्टेज है, इसके बेस पे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिस्ट नज़र आता है तो आप सिस्ट के बेस पे भी कर सकते हैं। कभी कभी सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। तो इसलिए जो डायग्नोस्टिक स्टेज है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, जिसके थ्रू आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, वो सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों हैं। दोनों एक साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट कैसे होगा। तो पहले हम इसके ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्कस करते हैं। साइज़ जो है 8 to 65 माइक्रोमीटर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी जो है, चूँकि सिस्ट जो है वो मोटाइल नहीं होता, लेकिन ट्रोफोजाइट की बात हो रही है तो ट्रोफोजाइट मोटाइल होता है और इट शो प्रोग्रेसिव फिंगर लाइक सोडोपोडिया। ठीक है, यानी कि जो इसकी मूवमेंट है वो प्रोग्रेसिव होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, आगे की तरफ एक डायरेक्शन में ये मूव करता है। और मूवमेंट किसके थ्रू करता है? फिंगर लाइक सोडोपोडिया। एज आई टोल्ड यू एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है तो ये सूडोपोड प्रोड्यूस करता है और सूडोपोड्स के थ्रू मूवमेंट करता है। और सूडोपोड आपको पता है कि सूडोपोड्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से लंबे लंबे प्रोजेक्शन बनते हैं तो उनके थ्रू ये मूवमेंट करता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजाइट में। एक स्मॉल एंड सेंट्रल कैरियोसोम होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैरियोसोम क्या चीज़ है। पेरिफेरल क्रोमैटिन जो है फाइन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। साइटोप्लाज्म भी फाइन ग्रेन्युलर्स होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में यूजुअली इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं एक एक कंडीशन में। ये डायग्राम है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका ओवल इन शेप होता है। ठीक है, ये देखो ये सूडोपोड बना हुआ है, इनके थ्रू वो मूवमेंट करता है। ये देखो ना, साइटोप्लाज्म का इस तरह लंबा सा प्रोजेक्शन बना है। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है उसका एक न्यूक्लियस होता है ट्रोफोजाइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कैरियोसोम होता है।
कैरियोसोम क्या है? कैरियोसोम इज एक्चुअली अ क्रोमोटीन मास होता है। क्रोमोटीन मटेरियल तो जानते हैं, डीएनए आरएनए जो है दे आर क्रोमोटीन मटेरियल। तो क्रोमोटीन मटेरियल एक इम्पैक्ट यानी कि बिल्कुल सख्त किस्म का क्रोमोटीन मटेरियल का एक मास बना होता है और वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। तो एक सेंट्रल कैरियोसोम होता है और इवन पेरिफेरल क्रोमोटीन्स होते हैं। ये जो आप पेरिफेरी में देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये देखो स्टेन हुए पड़े हैं, ये क्रोमोटीन है। तो क्रोमोटीन जो है वो बिल्कुल एक कंप्लीट सर्कल बनाता है एट द बॉर्डर ऑफ द न्यूक्लियस, इसलिए इसको कहते हैं कि इवन पेरिफेरल क्रोमोटीन, यानी कि बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और बिल्कुल सर्कल बनाते हैं। ये जो कैरियोसोम और क्रोमोटीन मटेरियल के बीच आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको फिब्रिल प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन है और ये स्टेनिंग में फिर हमें नज़र आते हैं, ठीक है। यूजुअली इस तरह इंजेस्टेड आरबीसी होते हैं, क्योंकि जो ट्रोफोजाइट है तो इट हैज़ अ पावर ऑफ पेनिट्रेशन, ये फीड करता है, किल करता है सेल्स को, तो ये आरबीसी को इंजेस्ट करता है और आरबीसी पे फीड करता है, तो आरबीसी को फेगोसाइटोस्ट करता है, तो इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में हमें यूजुअली फिर आरबीसी नज़र आते हैं। और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी। ये आप देखें तो ये इसकी स्टेन पिक्चर है, ये देखो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के बिल्कुल सर्कल नज़र आ रहा है पेरिफेरल क्रोमोटीन का, सेंटर में कैरियोसोम है और ये एमीबॉयड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये देखो, अब ये यहाँ पे इसने अमीबा बनाया हुआ है, सॉरी इसने रोपोड बनाया हुआ है मूवमेंट के लिए। ये देखो बिल्कुल सर्कल है, सेंटर में कैरियोसोम है, और एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि इसके अंदर ये आपको आरबीसी नज़र आ रहे हैं। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है इंटामीबा हिस्टोलिटिका का, कि इंटामीबा हिस्टोलिटिका के साइटोप्लाज्म में अगर आपको आरबीसी नज़र आते हैं तो ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक फीचर है। और एक इंड हमेशा बड़ा होता है और एक इंड, दूसरा इंड जो है वो नैरो होता है। यहाँ भी अगर आप देखें तो एक इंड बड़ा होता है और एक उसका नैरो इंड होता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है ट्रोफोजाइट का। अच्छा, मैं व्यूअर आपको ये भी बताऊं कि इस तरह जो है माइक्रोस्कोपी में जब आप तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आप इस तरह तस्वीर से माइक्रोस्कोपी सीख नहीं सकते। लेकिन ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लेबोरेटोरियन कि आपको फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन पता हो, कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आई मस्ट नो कि व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन फीचर मुझे उसमें तलाश करने हैं, थ्रू विच आई कैन आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो आप ये देखते हैं कि अच्छा एक न्यूक्लियस है, उसमें सर्कल बना हुआ है पेरिफेरल क्रोमोटीन का, कैरियोसोम भी है, उसमें आरबीसी भी है, तो देन यू कैन डिसाइड कि ये इंटामीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है। तो दैट इज़ द ट्रोफोजाइट ऑफ इंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब हम थोड़ा सा सिस्ट डिस्कस करते हैं। सिस्ट में भी शेप जो है वो स्फेरिकल टू राउंड है, यानी कि या तो बिल्कुल राउंड होगा या थोड़ा सा स्फेरिकल। यानी स्फेरिकल ये है कि राउंड से थोड़ा ओवल की तरफ माइल हो, तो फिर हम उसको स्फेरिकल कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 to 4 न्यूक्लियस होते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो मिच्योर सिस्ट होगा इंटामीबा हिस्टोलिटिका उसमें हमेशा 4 न्यूक्लियाई होंगे। अगर वो इमेच्योर है तो उस वक्त उसमें 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन मिच्योर सिस्ट में जो इन्फेक्टिव सिस्ट होगा उसमें हमेशा 4 न्यूक्लियाई होंगे। कैरियोसोम वहीं स्मॉल एंड सेंट्रल कैरियोसोम होगा, पेरिफेरल क्रोमोटीन होंगे, फाइन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये पेरिफेरल क्रोमोटीन न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म फाइन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, क्रोमोटिड बार होगा, राउंडेड एंड इन यंग सिस्ट। यानी अच्छा, इसको अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एस 4 तो उसमें न्यूक्लियस होंगे, लेकिन हर न्यूक्लियस बिल्कुल ट्रोफोजाइट की न्यूक्लियस की तरह सिमिलर होगा, सिर्फ साइज में थोड़े छोटे होते हैं। ये देखो, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमोटिन है और ये कैरियोसोम है। अच्छा, ये एक क्रोमोटिड बार होता है। क्रोमोटिड बार क्या चीज़ है कि जो क्रोमोटीन होते हैं न्यूक्लियस में, तो उन क्रोमोटीन से एक बार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, और उसके राउंडेड एंड्स होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एंड्स जो है ये राउंडेड एंड्स है। यहाँ जो लिखा था ना, ये राउंडेड एंड्स, ये राउंडेड एंड्स, तो ये आप देख रहे हैं ये राउंडेड एंड्स है। ये देख रहे हैं ना, ये एंड्स जो हैं बिल्कुल राउंड पड़े हैं। ये राउंड है, इस तरह ये मेरा। तो ये क्रोमोटीन से बना एक बार होता है, ठीक है। बार स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को, और इसके राउंडेड एंड्स होंगे, और ये यूजुअली न्यूक्लियस जो है 4 न्यूक्लियाई उनके बीच में होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को आप देख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। ये देखो इवनली फाइन ग्रेन्यूल्स हर जगह
तो ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं उसमें वेट प्रेपरेशन में, ये देखो बार डायग्राम है, ये साइटोप्लाज्म, ये देखो न्यूक्लियस है उसका, ये क्रोमोटिन है सेंटर में, ये देखो कैरियोसोम नज़र आ रहा है और ये राउंड टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो ये सिस्ट होता है, मैच्योर सिस्ट होता है इंटामीबा हिस्टोलिटिका का। आई होप व्यूअर के आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हुआ, उसमें मैंने बेसिक टर्म्स भी एक्सप्लेन की जो हम आगे के प्रोटोजोन में फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये लेक्चर अच्छा सा सुन लें, इसको समझ लें, एंड देन इन दी कमिंग लेक्चर वी विल नॉट डिस्कस द बेसिक टर्म्स। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट, जिन व्यूवर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो एंड ट्राई टू हिट बेल आइकॉन इन ऑर्डर टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय कमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो देन यू कैन राइट मी ईमेल ऑन khurramtalvi@hotmail.com or you can write your questions in comment under the description link. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.